जैसे ही मैंने बस से उतरकर गांव की पगडंडी पर कदम रखा तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं हवाओं में उड़ने लगा हूँ। अपने गांव की मिट्टी की महक नाक में समाते ही मेरी आत्मा तक ताज़ा हो गई थी। आज पूरे 6 महीने बाद मैं अपने गांव आया था, वो भी माँ के जोर देने पर, वरना बॉर्डर के हालातों को देखते हुए मेरा आना लगभग नामुमकिन था। सीमा पर इन दिनों बेहद सेंसिटिव माहौल था और हम फौजियों को कड़ी निगरानी और मेहनत की ज़रूरत थी। हाल ही में हुई मुठभेड़ में हमने अपना एक साथी खो दिया था, लेकिन बदले में हमने 3 आतंकियों को मार भी गिराया था। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई, हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। बचपन की कुछ मीठी यादें दिल में उमड़ने लगीं और अंदर तक सुकून भर गया। दिल में बेचैनी भी थी। मन किया कि पंख लगाकर उड़ जाऊं और अपनी माँ और बहन के पास पहुंच जाऊं, जो मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। अपनी बहन का ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। मेरी बहन रानू मेरी जान थी और आज उसकी शादी थी। माँ के बार बार कहने पर मैं ठीक शादी वाले दिन गांव पहुंच चुका था। मुझे पता था कि रानू मुझसे नाराज़ होगी, मुझे माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसकी शादी की तैयारियों में उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था। मैंने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और घर में घुसते ही चहल पहल का माहौल देखा। ढोलक की थाप और गांव की औरतों के सुरीले बन्नी बन्ना गीत गूंज रहे थे। सबसे पहले मुझे रानू दिखी। उसके हाथों पर मेहंदी सजी हुई थी। वो दौड़कर मेरे पास आई और मुझसे लिपट गई। मैंने हंसते हुए कहा, रानू आराम से, तेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। भैया, आपने इतनी देर क्यों कर दी? आपको पता है ना, मैंने कितने अरमान सजाए थे कि अपनी शादी की तैयारी आपके साथ मिलकर करूंगी, लेकिन आप अब आए हैं आखिरी समय पर। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, रानू, मैं पूरे 3 दिन की छुट्टी पर आया हूँ। जितने अरमान पूरे करने हैं कर लो, बाद में शिकायत मत करना। मेरी बात पर वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, बस 3 दिन के लिए भैया। तभी माँ भी मेरे पास आ गई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे पापा का सपना था कि मैं देश की सेवा करूं और मैंने वही सपना पूरा किया था। माँ कभी नहीं चाहती थी कि मैं सरहद पर जाऊं, लेकिन पापा का सपना मेरे भी दिल में था। आज पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मुझे अंदर तक सुकून था कि मैंने उन्हें निराश नहीं किया। रानू की शादी खुशी खुशी निपट गई। वो अपने घर चली गई और मुझे अब वापस सीमा पर लौटना था। मुझे सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिली थी और चौथे दिन की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने अपना बैग पैक किया, माँ को अलविदा कहा और फिर से सीमा की ओर निकल पड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रास्ते में मेरे साथ क्या हादसा होने वाला था। मेरा एक दोस्त मुझे अपनी गाड़ी से स्टेशन तक छोड़ने वाला था। हम अभी रास्ते में थे, ट्रैफिक में फंसे हुए थे और हमारी गाड़ी के बगल में एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था। ट्रक को ऊपर से अच्छी तरह से ढका गया था और मेरी नज़र अचानक उस ट्रक पर जा टिकी थी। पहले तो मैंने अपनी नज़रें हटा लीं, लेकिन फिर मेरी आंखें वापस उस ट्रक की ओर खिंच गईं। ऐसा लगा जैसे कुछ तो असामान्य था। मेरी निगाहें एक पल के लिए उस ट्रक के ऊपर गईं और जो मैंने देखा उसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। ट्रक पर पड़े उस तिरपाल को हटाकर 2 खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें बाहर झांक रही थीं और सबसे चौंकाने वाली बात थी उन आंखों में छलकते आंसू जो दर्द और तड़प से भरी हुई थीं। कुछ तो था उन आंखों में जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। वो आंखें भी मेरी नज़रों का पीछा कर रही थीं। उसकी निगाहें मुझ पर जमी हुई थीं। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जाम खुलने के साथ वो आंखें भी मेरी नज़रों से ओझल होने लगीं। लेकिन उन आंखों का दर्द मैं अपने दिल में महसूस कर रहा था। मैंने धीरे से राहुल से कहा, यार कुछ तो गड़बड़ है। मेरे दिल में एक ख्याल आया था, वो कोई मजबूर लड़की थी और एक ट्रक में कैद होकर कहीं जा रही थी। उसकी आंखें मुझे उसकी हालत बताने के लिए काफ़ी थीं। राहुल ने जल्दी से कहा, भाई हम लेट हो रहे हैं। तेरी ट्रेन रात 9 बजे की है और अभी 8 बजे हैं। 1 घंटे में तुझे ट्रेन पकड़नी है। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, राहुल, मैं सीमा पर अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए जाता हूँ ताकि वो आराम से बेफिक्र होकर अपने घर में चैन की नींद सो सकें। लेकिन अगर मेरे ही देश में, मेरे ही घर में कोई मुसीबत है तो क्या मैं नज़रें फेर लूँ? ऐसा नहीं हो सकता। ट्रक का पीछा करो। मेरे कहने पर राहुल ने ट्रक के पीछे गाड़ी लगा दी। ट्रक अब शहर के मेन रोड को छोड़कर जंगल की ओर मुड़ गया था। राहुल ने गाड़ी भी उसी दिशा में डाल दी। कुछ दूर आगे जाकर ट्रक एक कच्ची सड़क पर मुड़ा और राहुल ने कहा, रुद्र, अब हम इससे आगे ट्रक का पीछा नहीं करेंगे, वरना इन लोगों को शक हो जाएगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया और कहा, गाड़ी साइड में लगा दो, अब हम पैदल ही उसका पीछा करेंगे।
वैसे भी कच्ची सड़क है, ट्रक तेज नहीं जा पाएगा। हमने गाड़ी साइड में रोकी और कुछ जरूरी सामान लेकर पैदल ही ट्रक का पीछा करने लगे। ट्रक धीमी गति से हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें जंगल में एक फार्म हाउस दिखा। हम छिपते छिपाते गाड़ियों के पीछे से ट्रक की गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। उस फार्म हाउस के पास जाकर ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक रोका और बाहर निकला और जोर से ट्रक पर हाथ मारते हुए कहा, बाहर आ जाओ। उसके इशारे पर सबसे पहले 2 आदमी ट्रक से बाहर निकले। फिर उन्होंने ट्रक पर लगे कवर की रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरे ट्रक को खोला गया और जो दृश्य हमारे सामने था उसे देखकर हम दंग रह गए थे। ट्रक से करीब 10-12 लड़कियां निकाली गई थीं। उनके चेहरे पर डर और खौफ साफ झलक रहा था। उन लड़कियों की आंखों में छिपा हुआ भय, उनके कांपते हुए शरीर ने साफ बता दिया था कि उन लोगों के इरादे कितने खतरनाक थे। कुछ आदमी लड़कियों के आगे चल रहे थे तो कुछ उनके पीछे, जैसे उन्हें जबरदस्ती लेकर जाया जा रहा हो। मैं और राहुल चुपचाप छिपे उन सभी लोगों को देख रहे थे और अब हमारी चाल अगली क्या होगी ये सोचने में उलझे थे। उनमें से एक लड़की बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा लपेटा हुआ था। राहुल ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर तू कहे तो अभी इन लोगों की अकल ठिकाने लगा दूं। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं राहुल, ये सही समय नहीं है। हम सिर्फ 2 हैं और ये लोग ज़्यादा हैं। हो सकता है फार्म हाउस के अंदर भी इनके और आदमी मौजूद हों। हमें समझदारी से काम लेना होगा, तभी हम इन लड़कियों की जान बचा सकते हैं। मैं फार्म हाउस के पीछे दबे पांव आया। वहां से दीवार थोड़ी छोटी थी। हम दीवार फांद कर फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो गए। वो लड़कियों को अंदर लेकर जा चुके थे। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के 9:30 बज रहे थे। राहुल और मैं धीरे धीरे अंदर पहुंचे। वहां एक कोने में लड़कियां सहमी हुई बैठी थीं और रो रही थीं, जबकि 4-5 आदमी आराम से बैठे खाना खा रहे थे। उन लड़कियों की सिसकियों से परेशान होकर एक आदमी गुस्से से बोला, चुप हो जाओ वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो सारी लड़कियां डर से चुप हो गई थीं। मैंने राहुल के कान में कुछ फुसफुसाया और एक प्लान बनाया। राहुल ने मुझे ओके का साइन दिया और चुपचाप वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो 5 आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सोच रहे थे कि इस समय कौन आ गया। और मुझे पता था दरवाजे पर कौन था। दरवाजे पर राहुल था। मैंने ही उसे भेजा था ताकि वो उनका ध्यान भटका सके और तब तक मैं लड़कियों को निकाल सकूं। 2 आदमी दरवाजे की तरफ गए, जबकि बाकी 3 वहीं बैठे थे। अगर वो 3 भी दरवाजे पर नहीं जाते तो मेरा प्लान फेल हो जाता। बाहर बहस की आवाज़ें तेज हो गई थीं। राहुल उनके साथ बहस कर रहा था ताकि बचे हुए 3 आदमी भी बाहर निकलें और आखिरकार वे तीनों भी बाहर चले गए। ये मेरे लिए अच्छा मौका था। जैसे ही वो लोग बाहर निकले मैं जल्दी से अंदर घुसा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। मैंने फटाफट लड़कियों के पास जाकर उन्हें इशारे से चुप रहने को कहा, लेकिन तभी शायद उन आदमियों को शक हो गया था। वो दौड़ते हुए अंदर आए और मुझे वहाँ देखकर हैरान रह गए। इसी बीच राहुल भी अंदर आ चुका था। अब जो कुछ था वो आमने सामने ही होना था। मैं और राहुल अब पूरी तरह तैयार थे। मैं लड़कियों की वजह से किसी तरह का खून खराबा करना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि अब हमें लड़ाई करनी ही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ एक जोरदार लड़ाई शुरू हुई, पर मैं मेजर रुद्र प्रताप था। अच्छे को धूल चटाई थी मैंने। तो ये 5 लोग किस खेत की मूली थे। कुछ ही देर में उन सबको हमने मिलकर ढेर कर दिया था। मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था जब मुझे उन पर शक हुआ था। मेरी दी गई लोकेशन पर कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई थी और उन 5 आदमियों को पकड़कर ले गई। साथ ही पुलिस ने उन लड़कियों को भी उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन उनमें से एक लड़की, जिसने अपने चेहरे पर स्कार्फ लपेटा हुआ था, जाने से साफ मना कर रही थी। मैंने उस लड़की की ओर गौर से देखा तो मैं फौरन पहचान गया। ये तो वही लड़की थी जिसकी आंखें ट्रक से बाहर झांक रही थीं। मैं इन आंखों को लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता था। मैंने उसे कहा, अगर तुम घर जाना नहीं चाहती तो तुमने मुझसे मदद क्यों मांगी। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। कहने लगी, प्लीज़ मुझे मेरे घर मत भेजिए। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे चाचा चाची ने ही मुझे इन लोगों के हाथों बेच दिया था। ये लोग हमें आगे भेजकर पैसे कमाने वाले थे। मैं अब असमंजस में था। ट्रेन तो मैंने पहले ही मिस कर दी थी और अब मुझे अगली ट्रेन से जाना था। मैंने उसे कहा, देखो फिलहाल बाकी लड़कियों के साथ तुम भी घर जाने की तैयारी करो। रही बात तुम्हारे चाचा चाची की, तो पुलिस से कहकर मैं उनकी अकल ठिकाने लगवा दूंगा। वो रोते हुए बोली, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो फिर से ऐसा करेंगे।
वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। रोते हुए उसने मेरे हाथ पकड़ लिए, कहने लगी, वो लोग मेरी बोली लगा देंगे, मुझे बचा लो। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आंखें जितनी खूबसूरत थीं, यकीनन वो पूरी की पूरी हुस्न की मलिका होगी। उसकी सफ़ेद संगे मरमर जैसे कोमल हथेलियां देखकर ही उसकी सुंदरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि अचानक मेरे फ़ोन की रिंगटोन ने मेरी तंद्रा तोड़ दी। फ़ोन पर मेरे साथी सुमित का कॉल था। मुझे लगा शायद वो मेरे आने के बारे में पूछ रहा होगा, लेकिन जो खबर उसने मुझे दी थी उसे लगा कि जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। सुमित ने घबराते हुए कहा था, रुद्र, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मेजर जगदीश को शक है कि तुमने देश के साथ गद्दारी की है और दुश्मन फौज के साथ मिले हुए हो। जैसे ही तुम वापस लौटोगे तुम्हें रिमांड पर ले लिया जाएगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई थी। मुझे पता था कि बेवजह मुझ पर शक नहीं किया गया था। मुझे नहीं पता था कि जो मैंने किया था वो सही था या गलत। ये सवाल मेरे मन में नहीं था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने अपने देश के साथ गद्दारी की थी, लेकिन मुझे इस गद्दारी का कोई पछतावा नहीं था। एक मासूम की मासूम सी ख्वाहिश ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया था, और अब इस बात का पता मेजर जगदीश को लग चुका था। मैं जानता था मेजर जगदीश का सामना करना मेरे लिए आसान नहीं होगा, और अगर अभी मैं उनसे मिला तो मेरी पोस्टिंग खतरे में पड़ जाएगी। मैं किसी भी तरह इस स्थिति को सुलझाना चाहता था, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। बिना कुछ सोचे मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। राहुल और पुलिस बाकी लड़कियों को उनके घर छोड़ने के लिए जा चुके थे। वो लड़की मुझे हैरानी से देख रही थी। गाड़ी चलाते हुए मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे पता था कि देशद्रोह की सज़ा क्या होती है, और मेजर जगदीश बहुत सख्त इंसान थे। वो किसी को भी नहीं छोड़ते थे, खासकर देश के साथ गद्दारी करने वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने राहुल को फ़ोन किया और सारी स्थिति बताई। वो भी परेशान हो गया और बोला, देख, तू अभी सीधा मेजर जगदीश के सामने मत जा। तू फिलहाल मेरे दिल्ली वाले फ्लैट पर आ जा, वहीं बैठकर सोचेंगे कि क्या करना है। मैंने गाड़ी में बैठी उस लड़की की ओर देखा जिसने अब तक अपना दुपट्टा हटा लिया था। उसकी दूधिया रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें और गुलाब जैसे नाजुक होंठ देखकर मैं कुछ पल उसकी खूबसूरती में खोसा गया था। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं और कहा, तुम्हें कहीं तो जाना पड़ेगा, मैं इस तरह तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी बात सुनकर वो फिर से रोने लगी। मेरी हालत पहले से ही ख़राब थी और उसके रोने से मैं और भी परेशान हो गया। मैंने गुस्से से कहा, चुप हो जाओ, तुम रो रो कर मुझे और परेशान कर रही हो। तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ। मैंने तुम्हें उन आदमियों से बचा लिया था, अब मेरी जान छोड़ो। मैंने गाड़ी एक किनारे रोक दी और कहा, निकलो मेरी गाड़ी से, ऑटो पकड़ो और अपने घर जाओ। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन वो हिली तक नहीं थी। वो जिद्दी थी, जैसे गोंद की तरह मुझसे चिपक गई हो। मेरे अंदर गुस्सा उमड़ने लगा। मैं खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किए हुए था। गुस्से के मारे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर और देर हुई तो मैं उसका गला ही दबा दूंगा। तभी मेरा फ़ोन फिर से बज उठा। नंबर देखा तो सुमित का कॉल था। सुमित कहने लगा, जल्दी से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लो, मेजर जगदीश तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम फरार हो रहे हो। मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जल्दी से फ़ोन किया और स्टीयरिंग व्हील पर ज़ोर से हाथ मारा। उस लड़की ने धीरे से पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैंने गुस्से में कहा, चुपचाप बैठी रहो, तुम मेरी परेशानी का हल नहीं निकाल सकती, और ज़्यादा बकबक मत करो। मैंने गाड़ी को दिल्ली के फ्लैट की तरफ मोड़ दिया था। लगभग आधे घंटे बाद हम फ्लैट पर पहुंच चुके थे और मजबूरन मुझे उस लड़की को भी साथ लाना पड़ा। मैं सोफे पर बैठकर अपना सिर हाथों में लेकर सोचने लगा। वो पल याद आ रहे थे जब मैंने पहली बार दुश्मन पर दया दिखाई थी। दुश्मन फौजियों के साथ हमारी मुठभेड़ चल रही थी। 2 को तो हमने मार गिराया था और तीसरा भी पकड़ा जाने ही वाला था, बल्कि वो मेरी कैद में ही था। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। मुझे लगा शायद उसके साथियों का फ़ोन होगा, मुझे इससे आगे की प्लानिंग का पता चलेगा। मैंने कहा, कॉल ओके करो और स्पीकर पर डालो। उसने वैसा ही किया, लेकिन फ़ोन से एक मासूम सी प्यारी सी आवाज़ आई थी, किसी बच्ची की आवाज़ जो नखरे दिखाते हुए कह रही थी, पापा आप कब आ रहे हो? आपको पता है ना, कल मेरा बर्थडे है। अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। आपने वादा किया था कि आप ज़रूर आओगे। पापा, जब आप घर आओगे ना, मैं तभी केक काटूंगी। इससे पहले मैं बिल्कुल भी केक नहीं काटूंगी। बाय पापा, कल मैं आपका इंतज़ार करूंगी। उस मासूम की बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। वो फौजी जिसकी मैंने जान लेने वाला था, उसकी मासूम बेटी उसका इंतज़ार कर रही थी
और मैं उसकी वो उम्मीद तोड़ नहीं पाया। मेरे दिल में दया उमड़ आई थी और मैंने उसकी छाती पर रखी बंदूक हटा ली थी। मैंने उसे कहा, जाओ, तुम्हारी बेटी के सदके मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है। वो हैरान होकर मुझे देख रहा था। मैंने उसे जाने का इशारा किया। वो चुपचाप उठकर वहाँ से चला गया था। खेमे में लौटने के बाद मुझे थोड़ी झुंझलाहट हुई कि कहीं मैंने देश के साथ गद्दारी तो नहीं कर दी, लेकिन दिल के किसी कोने में सुकून भी था कि मैंने एक मासूम बच्चे की उम्मीदें नहीं तोड़ी। कभी कभी सोचता था कि अगर इंसानियत हर किसी के दिल में होती तो ये जंग, ये सरहदें, ये बंटवारे की बातें बीच में नहीं आती। हम सब एक होते, मोहब्बत और शांति के साथ जीते। मुझे पता था मेजर जगदीश को ये सब पता चल चुका है और अब इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। इन्हीं सब विचारों में डूबा हुआ था कि अचानक उस लड़की ने मेरे सामने हल्के से चुटकी बजाई थी और मासूमियत से बोली, सुनिए जी, मुझे भूख लगी है। उसकी आवाज़ से मैं झल्ला उठा था। मैंने गुस्से से उसे घूरा। मैंने कहा, देखो, मैं कोई तुम्हारा पति नहीं हूँ और तुम मेरी पत्नी नहीं हो जो ये सुनिए जी कहकर बुलाती हो। मेरा नाम रुद्र प्रताप है, मुझे रुद्र कहकर बुलाया करो। उसने ज़ोर से हंसते हुए अपने मुंह पर अपना हाथ रखा और बोली, आप इतने बड़े हैं, मैं आपको आपके नाम से कैसे बुलाऊं? ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। उसकी मासूमियत पर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वो बस 16-17 साल की लड़की थी, अभी बहुत छोटी थी, शायद दुनिया की इन सारी पेचीदगियों से अनजान थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, क्या बड़े लोग छोटे लोगों के दोस्त नहीं होते? मुझे अपना दोस्त समझो और रुद्र कहकर बुलाया करो। वो खुशी से खिलखिलाई और बोली, ठीक है, फिर मैं आपको रुद्र जी कहूँगी। लेकिन तभी उसने एक और फरमाइश कर दी, अभी तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इन्हें तो शांत कर दीजिए। मुझे एहसास हुआ कि उसने न जाने कब से कुछ खाया नहीं था। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 4 बजने वाले थे। पूरी रात भाग दौड़ में निकल चुकी थी। मैं बाहर गया, एक चाय का होटल खुला हुआ था। चाय की दुकान से चाय और बिस्किट पैक करवा कर ले आया। हम दोनों ने मिलकर चाय और बिस्किट खाए, जिससे थोड़ी भूख शांत हुई थी। मैं बहुत थका हुआ था और सोफे पर लेटकर सो गया। वो लड़की घर के छोटे मोटे काम निपटाने लगी। सुबह 11 बजे उसने मेरा कंधा हिलाते हुए कहा, रुद्र जी, देखिए 11 बज गए हैं, आप कितना सोएंगे? उठ जाइए, मुझे भूख लगी है। उसकी भूख वाली बात मेरी नींद तुरंत उड़ गई। मैंने झुंझलाते हुए कहा, यार तुम्हें कितनी भूख लगती है? वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं भूखी कच्ची हूँ, और देखिए दोपहर के खाने का वक्त हो गया है और सुबह भी तो हमने सिर्फ चाय और बिस्किट ही खाए थे। मैं उठते हुए बोला, ठीक है, चलो कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं बाहर से खाना पैक करवा कर ले आया। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर के लिए बाहर चला गया था और पीसीओ से सुमित को फ़ोन किया। उसने मुझे बताया कि उसने मेजर जगदीश से कह दिया है कि मेरी माँ बहुत बीमार है और गांव में सिग्नल नहीं मिलते, इसीलिए मेरा फ़ोन बंद है। आगे उसने मुझे सलाह दी कि कुछ दिन के लिए मामला ठंडा होने दो, फिर मेजर जगदीश से ठंडे दिमाग से बात करना। सुमित ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। जब मैं वापस आया तो घर पूरी तरह से चमक रहा था। वो लड़की इतनी छोटी उम्र में भी घर के कामों में फुर्तीली और कुशल थी। मुझे देखकर वो खुश हो गई और बोली, रुद्र जी, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या फिर से भूख लगी है? मेरी बात पर वो ज़ोर से हंस पड़ी। हंसते हुए कहने लगी, रुद्र जी, अब मैं इतनी भी पेटू नहीं हूँ। और उसकी हंसी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। ऐसा लगा जैसे माहौल में घुंघरू बज उठे हों। मैं कुछ पल उसके हसीन चेहरे को देखता रहा, फिर मैंने जल्दी से उससे नज़रें हटाई थीं। मैं 26 साल का एक हट्टा कट्टा मैच्योर मर्द था और वो 16 साल की अल्हड़ बंद कली थी। मेरा और उसका जोड़ कहीं से कहीं तक नहीं था। फिर क्यों ये मुंहजोर जज्बे मेरे दिल में सर उठाने लगे थे। उसने हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बिठा दिया। कहने लगी, अच्छा ये बताइए, आप कहाँ गए थे? मैंने कहा, गौरी, ये सब छोड़ो, ये बताओ, तुम मेरे साथ इस तरह नहीं रह सकती। तुम्हें अपने घर तो जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा चाची के पास छोड़ आऊँगा और उन्हें बहुत ही सख्ती से समझा भी आऊँगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना करें। मेरा विश्वास करो गौरी, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ये भी तो सोचो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। मेरी बात पर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। कहने लगी, क्यों रुद्र जी, मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकती? आप कितने अच्छे हैं, मुझसे कितने प्यार से बात करते हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपके साथ ही रहूँगी। उसकी बात पर मुझे गुस्सा आया था। मैंने कहा, और अगर मैं तुमसे गुस्से से बात करूँ तब? क्या तब भी तुम मेरे साथ रहोगी? कहने लगी, हाँ, मैं तब भी आपके साथ रहूँगी। आप जब गुस्से से बात करते हैं तब भी आप मुझे अच्छे लगते हैं। उसने मुझे प्यार से निहारते हुए कहा। मैंने उसकी बात
पर अपना सर पकड़ लिया था। अजीब बेवकूफ़ लड़की थी, मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं गौरी से पीछा छुड़ाकर वापस अपने काम पर लौटना चाहता था। मेजर जगदीश से मिलकर सारे मामले निपटाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था आने वाली रात मेरी ज़िंदगी में एक नया तूफान लेकर आने वाली थी। रात को जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने गौरी को कहा कि तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, लेकिन वो जिद पर अड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे अकेले कमरे में डर लगता है, मैं आपके कमरे में आपके साथ सोऊंगी। मैंने कहा, अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम मेरे साथ कैसे सो सकती हो? कहने लगी, क्यों क्यों नहीं सो सकती? मैंने उसे प्यार से समझाया, देखो गौरी, तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का हूँ। लड़का लड़की बिना किसी रिश्ते के एक ही कमरे में नहीं रहते तो एक घर में भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से मुझे तुम्हें अपने साथ रखना पड़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल मेरे कमरे में तुम बिल्कुल भी नहीं रहोगी। जाओ, आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरते हुए कहने लगी, लेकिन रुद्र जी, मुझे अकेले कमरे में डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे कमरे में कोई है, कोई मुझे घूर रहा है। मैंने कहा, अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा तो है नहीं, फिर तुम इससे पहले किसके साथ सोती थी? वो मासूमियत से कहने लगी, मैं अपनी चाची की छोटी बेटी को अपने पास सुलाती थी। चाची मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मेरे चाचा की बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों बहनें सो जाते थे, लेकिन अब मैं आपके साथ ही सोऊंगी। उसकी जिद पर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। मुझे अपने ऊपर विश्वास था, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बातों से भरा मर्द भी मौजूद था। रात की तन्हाई, खूबसूरत जवान लड़की। मैं किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना नहीं चाहता था, और फिर वैसे भी गौरी अभी बहुत कम उम्र थी। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं नीचे ज़मीन पर सो जाऊंगी, आप बेड पर सो जाना, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। और मजबूरन मैं उसे अपने कमरे में लेकर चला आया। वो जल्दी से चादर बिछा कर नीचे फर्श पर लेट चुकी थी और मैं बेड पर लेट गया था। कुछ ही देर बाद हम दोनों ही नींद की गहरी वादियों में डूब चुके थे, क्योंकि फ़िलहाल पिछली रात से हम दोनों की ही नींद पूरी नहीं हुई थी। पता नहीं रात का कौन सा पहर था कि मुझे अपने पास किसी नरम वजूद का एहसास हुआ था। जब मैंने हाथ से टटोल कर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया था। मेरे बगल में गौरी थी, बिल्कुल मेरे करीब, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। उसके बदन से उठती भीनी खुशबू मैं अपनी नाक में महसूस कर सकता था। मेरा दिल जोरों से धड़क उठा था। किसी भी जवान मर्द के लिए ये पल बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन मैं इन पलों में बहकना नहीं चाहता था। मैंने तुरंत साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन कर दिया। गौरी बेखबर सो रही थी। मैंने गुस्से से उसे झंझोड़ कर उठा दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और अब डरी हुई नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, पागल लड़की, ये क्या तरीका है? तुम मेरे बिस्तर पर कैसे आई? कहने लगी, रुद्र जी, मुझे नीचे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था बेड के नीचे कोई बैठा है, इसलिए डर कर मैं आपके पास आकर लेट गई थी। और तभी लाइट का जाना मेरी ज़िंदगी में तूफान मचा गया था। लाइट के जाते ही मेरे बेड के नीचे खट की आवाज़ हुई और गौरी एक चीख मार कर मेरे सीने से चिपक गई थी। कहने लगी, देखिए ना रुद्र जी, जरूर बेड के नीचे कोई है। उसकी नाजुक काया मेरे तन से क्या टकराई थी। मेरे पूरे तन बदन में बिजलियां सी दौड़ गई थीं। वो मेरे सीने से लगी डर के मारे कांप रही थी और मेरे दिल में जज्बात तूफान उफान मारने लगे थे। जी चाहा इस नाजुक सी लड़की को बाहों में समेट कर इसका डर ख़त्म कर दूं, लेकिन जल्दी ही मैंने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला था। उसे कंधों से पकड़कर खुद से दूर किया, लेकिन वो मुझसे दूर हटने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन मुझे किसी न किसी तरह इस सिचुएशन को हैंडल करना था। जब गौरी किसी भी तरह मुझसे दूर न हटी तो मैंने अगले ही पल एक तेज जन्नाटेदार थप्पड़ गौरी के गाल पर रख दिया था। उसी पर लाइट आ गई थी और वो मुझे हैरत से आंखें फाड़े देख रही थी। मैंने कहा, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की। समझती क्या हो खुद को? मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो। क्यों मेरे गले की हड्डी बन चुकी हो और अब मेरे करीब आकर क्यों खुद को बर्बाद करना चाहती हो? वो नासमझी की हालत में मेरी तरफ देख रही थी और अगले ही पल उसकी आंखों के कटोरे नमकीन पानी से भरने लगे थे। मैंने उसे वहीं बेड पर छोड़ा और गुस्से से कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया था। कितनी ही देर तक मैं खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। गौरी की इतनी नज़दीकी मेरे दिल की धड़कनें तेज कर चुकी थी। खुद को संभालते संभालते मैं वहीं सोफे पर लेटकर सो गया था।
सुबह मेरी आँख खुली तो खुद ब खुद मेरी नज़रें कमरे की तरफ उठी थीं। मुझे हैरत हुई, सुबह के 9 बज रहे थे। न किचन से खटपट की आवाज़ आ रही थी और ना ही कमरे से गौरी की कोई आवाज़। अब तक सो रही थी क्या वो? मुझे बहुत हैरत हुई। मैं दबे पाँव कमरे में गया तो गौरी मेरे बेड पर चादर में लिपटी लेटी हुई थी। मैंने उसके चेहरे से चादर हटाई तो उसका सफ़ेद दूधिया चेहरा बुखार की वजह से लाल हो रहा था। उसकी लाल रंगत देखते ही मेरा दिल धक से हुआ था। मैंने उसके माथे को छूकर देखा तो वो बुखार से तप रही थी। मेरे स्पर्श को महसूस करके उसने झट से आंखें खोल दी थी। मैंने कहा, गौरी तुम्हें तो बुखार है। वो उठकर बैठी और अपना सर घुटनों में देकर तड़प तड़प कर रोने लगी। कहने लगी, आप भी बहुत बुरे हैं रुद्र जी, बहुत बुरे हैं आप। आपने रात को मुझे मारा था और मुझे कमरे में अकेला छोड़कर भी चले गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। आपको पता है, बेड के नीचे खटखट हो रही थी। जरूर बेड के नीचे कोई था। मैं आपके पास आना चाहती थी लेकिन आप मुझे दोबारा डांटते, इसलिए मैं नहीं आई थी। आप बहुत बुरे हैं रुद्र जी। उसकी बात पर मैंने अपना सर पीट लिया था। वो लड़की वाकई बहुत डरपोक थी। रात के अंधेरे से शायद डरती थी। मुझे अफसोस भी हुआ था, लेकिन अगर मैं रात उसे थप्पड़ नहीं मारता तो बहुत कुछ गलत हो सकता था। खैर, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। दवाइयाँ देकर मैंने उसे उसके कमरे में लिटा दिया था। मैंने सोच लिया था इस प्रॉब्लम का हल निकालना ही पड़ेगा। मैं गौरी को अब और ज़्यादा दिनों तक अपने साथ नहीं रख सकता था। गौरी नादान थी, कम उम्र थी, कच्ची उम्र का जज्बातीपन था। भगवान न करे अगर कुछ नाजुक पल मुझ पर हावी हो जाए तो गौरी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, और मैं ये पाप करना नहीं चाहता था। मैं गौरी से कहने लगा, गौरी मैं रात के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था। लेकिन सुनो, तुम मुझे अपने गांव का पता दो। मैं तुम्हारे चाचा चाची से बात करूंगा। मैं वादा करता हूँ गौरी, तुम्हें वो लोग कोई तकलीफ नहीं देंगे। मुझे अपना दोस्त मानती हो ना? मेरी इस बात पर उसने हाँ में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, तो फिर ठीक है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी और अपनी दोस्ती ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी इस बात पर वो डर गई थी और फिर उसने मेरे कहने पर अपने गांव का पता बता दिया। उसी दिन मैं उसे लेकर उसके चाचा चाची के पास पहुंच चुका था। गौरी को देखकर उसकी चाची एक जंगली बिल्ली की तरह उस पर झपटी थी, लेकिन मैं बीच में आ गया था। मैंने कहा, अगर आपने इस लड़की के साथ कुछ भी गलत किया, कोई भी जुल्म किया, तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप जानती नहीं हैं मैं कौन हूँ। और जब मैंने उस औरत को अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वो औरत एकदम सहम गई थी। मैंने कहा, आज के बाद गौरी पर कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। गौरी को अगर कुछ भी हुआ तो पुलिस के शिकंजे में सबसे पहले तुम्हारी गर्दन आएगी, इसलिए गौरी का बहुत ध्यान रखना। मेरी बात पर वो औरत एकदम पलटी मार गई। कहने लगी, अरे बेटा जी, कैसी बातें करते हो? गौरी तो मेरी अपनी सगी बेटियों जैसी है। मैंने कभी इसमें भेदभाव नहीं किया, है ना गौरी? उन्होंने गौरी को अपने साथ लगाते हुए कहा, जबकि गौरी अब भी डर रही थी। मैंने उसके चाचा को भी समझा दिया था। उसके चाचा थोड़े भले आदमी थे। उन्होंने मुझे एहसानमंद नज़रों से देखा। गौरी को उसके चाचा चाची के पास छोड़कर मेरे दिल को सुकून था, लेकिन जब मैं वहाँ से जाने लगा तो गौरी दौड़कर मेरे पास आई थी। कहने लगी, रुद्र जी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। दिल तो मेरा भी दुखी हो गया था। गौरी के साथ एक अनजाना सा रिश्ता जुड़ चुका था। उससे दूर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन गौरी से दूर तो जाना ही था। मैंने कहा, गौरी तुम बेफिक्र रहो, अब तुम इस घर में रह सकती हो। तुम्हारे चाचा चाची अब तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। मैं और ज़्यादा वहाँ रुकना नहीं चाहता था, वरना मेरी आंखों से आंसू फिसल कर मेरे दिल की हालत बयां कर देते। मैं गौरी को वहीं रोता छोड़कर वापस अपनी ट्रेन पकड़ चुका था। मैं मेजर जगदीश से मिलकर सारे मामले शॉर्ट आउट करना चाहता था। मुझे सामने देखकर मेजर जगदीश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने ये बात ऊपर तक नहीं पहुंचाई थी और इस बात के लिए मैं उनका शुक्रगुजार था। मैंने अपनी गलती भी स्वीकार की थी। मेजर जगदीश कहने लगे, देखो रुद्र प्रताप, हम देशवासियों की सेवा करने के लिए हैं। हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ अपने देश की भलाई के लिए जज्बा होना चाहिए। अगर तुम यूं दुश्मनों के लिए अपने दिल में जज्बात पालने लगे तो फिर हो गई तुम्हारी ड्यूटी पूरी। जब हमारे सामने दुश्मन होता है तो हमें अपना दिल पत्थर का करना पड़ता है। अगर उस पर दया दिखाई तो अगले ही पल तुम उसकी गोली का शिकार बनोगे, समझे? मेरी पहली और आखिरी गलती मानकर मेजर जगदीश ने मुझे एक और मौका दिया था कि आगे से ऐसी गलती ना हो। मैं अपने काम में पूरे तन और मन से बिजी हो चुका था।
कभी कभी गौरी की याद दिमाग के पर्दे पर लहराती तो मेरे चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कान आती थी। उस लड़की से मेरा एक अनजाना ही रिश्ता जुड़ चुका था, लेकिन मैं इस रिश्ते को कोई नाम देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क था। लेकिन चाहते हुए भी मैं गौरी को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा था। हालांकि मैंने उसे भूलने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन जब भी मैं उसके स्पर्श को अपने तन पर महसूस करता तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होती थीं। मैं गौरी को अपने दिल के किसी कोने में छुपा कर बिठा लिया था, और फिर ऐसे ही करते करते पूरे 10 साल निकल चुके थे। मेरी माँ मेरी बहन की शादी से फुर्सत पा चुकी थी, और अब उन्हें मेरे सर पर सेहरा सजाने का शौक चढ़ा था। वो पिछले 6-7 सालों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, और अब तो मेरी उम्र भी 36 साल हो चुकी थी, और मेरी माँ चाहती थी कि अब तो मैं अपने घर बार का हो जाऊं। लेकिन पता नहीं क्यों कोई लड़की मुझे भाती ही नहीं थी। और इस बार जब मैं छुट्टियों में घर गया तो मेरी माँ ने साफ कह दिया कि अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी, तुमसे बात भी नहीं करूँगी। माँ की बात पर मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। इस बार मैं पूरे 1 महीने की छुट्टियों पर आया था, और इस 1 महीने में ही माँ को मेरे लिए लड़की ढूंढकर मेरी शादी भी कर देनी थी। मेरी माँ मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछने लगी। मैंने आंखें बंद की तो छम से गौरी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई थी। अब तो वो अपनी घर गृहस्थी भी बसा चुकी होगी। मैं गौरी के ख्यालों में इस कदर खोया हुआ था कि मदहोशी के आलम में मैंने एक एक नक्श गौरी का बयान कर दिया था। बेख्याली में मेरे होंठ ले थे। गोरी रंगत, काले लंबे बाल, ऊंची खड़ी नाक, गुलाब की तरह नाजुक होंठ, ऊपरी होंठ के दाएं तरफ एक छोटा सा काला तिल, सुराहीदार गर्दन, नाजुक बदन। मैं ये भूल गया था मेरे सामने मेरी माँ बैठी है, मेरा कोई जिगरी यार नहीं जिसे मैं इतनी मदहोशी में अपनी पसंद के बारे में बता रहा हूँ। मेरी बात पर मेरी माँ ने मेरी पीठ पर एक घूंसा रखा था। कहने लगी, बदतमीज, शर्म नहीं आती अपनी पसंद इस तरह बताते हुए। मैं एकदम होश की दुनिया में लौटा था। कब गौरी के ख्यालों में इतना खो गया पता ही नहीं चला था। शर्मिंदा होकर मैं अपना सर खुजाने लगा। मेरी माँ कहने लगी, जिस तरीके की तू लड़की बता रहा है ना, ऐसी लड़की तो ऑर्डर देकर ही बनवानी पड़ेगी। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी तेरे पसंद की लड़की ढूंढ सकूं। मेरी माँ और मेरी बहन जोर शोर से मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी थीं, लेकिन मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी। पता नहीं क्यों दिल इस बार गौरी से मिलने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेचैन था। लेकिन फिर ये सोचकर अपने कदम रोक लेता कि वो अब अपने घर बार की होगी, उसका अपना परिवार होगा। मेरी माँ अब तक न जाने कितनी लड़कियां मुझे दिखा चुकी थीं, लेकिन मैं हर बार तस्वीर देखते ही उन्हें रिजेक्ट कर देता। मेरी माँ अब बहुत परेशान रहने लगी थी, और माँ को परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। थक हार कर मैंने एक लड़की के लिए हाँ कर दी, और मेरी माँ की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुरंत उस लड़की के घर शगुन का सामान लेकर जाना चाहती थी, जिससे कि रिश्ता पक्का हो जाए। मेरी माँ और मेरी बहन खुशी खुशी तैयारी कर रही थी, जबकि मैं उठकर चुपचाप कमरे में आ गया था। मुझे कमरे में आते हुए मेरी माँ ने देखा था, और इधर मेरे दिल में दर्द की एक टीस उठी थी। ये कैसा एहसास था कि कब गौरी मेरी ज़िंदगी बन गई पता ही नहीं चला। मोहब्बत के खो जाने का डर क्या होता है ये मुझे आज महसूस हुआ। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं पिछले 10 साल से रोज़ गौरी को याद करता था, लेकिन कभी उसके गांव की तरफ अपने कदम बढ़ा नहीं सका, ये सोचकर कि उसकी और मेरी उम्र में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो मुझसे पूरे 10 साल छोटी है। लेकिन आज ये एहसास कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज गौरी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही थी। शादी होने के बाद मैं गौरी को अपने ख्यालों में लाकर अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता था। आज मैं खुलकर गौरी को याद करना चाहता था। मैं पूरी तरह गौरी के ख्यालों में था। उसकी मासूम बातें, उसकी हंसी का जल तरंग, उसका मुझे मदहोश कर देने वाला स्पर्श, मेरे दिल में गुजरी हर बात दिमाग के पर्दे पर चल रही थी। मेरी आंखों से आंसू फिसल पड़े थे, और मेरी आंख से गिरते आंसुओं को मेरी माँ ने अपनी उंगलियों के पोरों से चुन लिया था। मैंने अचानक आंखें खोल दी। मैंने कहा, माँ आप कब आई? माँ ने कहा, जब मेरा बेटा अकेले ही अपने दुख के आंसुओं को अंदर ही अंदर पी रहा था। मैं तेरी माँ हूँ। मैं पहले ही भाप गई थी, लेकिन आज तेरी आंखों के ये बहते आंसू मुझे साफ बता चुके हैं कि तू किसी से दिलो जान से प्यार करता है। मुझे बता, कौन लड़की है वो? मैं तेरा रिश्ता उसके घर लेकर जाऊंगी। पहले तो मैंने माँ को समझाने की कोशिश की कि ये बहुत पुरानी बात है, अब तक तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी। लेकिन माँ के बहुत कहने पर मैंने माँ को गौरी के घर लेकर चल पड़ा था।
मैं बेचैनी से इधर उधर नज़र दौड़ा रहा था। गौरी के चाचा चाची मेरी बहुत आव भगत कर रहे थे और जब माँ ने अपने आने का मकसद बताया तो वो लोग हैरान रह गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पता नहीं आगे क्या सुनने को मिलेगा, लेकिन एक सुकून की लहर दौड़ गई थी जब उन्होंने बताया कि हम इस रिश्ते के लिए दिलो जान से राजी हैं। लेकिन शायद गौरी शादी के लिए ना माने क्योंकि उसने शादी करने के लिए इनकार कर दिया है। खैर, ये मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। शादी के लिए गौरी को मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मेरे दिल में उम्मीद थी कि गौरी ने शादी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही मना किया होगा। मैं गौरी के कमरे में चला आया। खुली खिड़की से वो आसमान को देख रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। पहले की दुबली पतली गौरी अब थोड़ी भरे शरीर की थी। उसका गुदाज भरा भरा शरीर उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। मैं चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, रुद्र जी को याद कर रही हो ना? मेरी बात पर गौरी की सांसें थम गई थीं। उसने एकदम पलटकर मेरी तरफ देखा। उसके हुस्न में उदासी घुली हुई थी और इस उदासी में भी गौरी चौदहवीं का चांद लग रही थी। उसने हैरान होकर मुझे देखा। इन 10 सालों में गौरी खिलकर गुलाब का फूल बन चुकी थी। पहले से और भी ज़्यादा हसीन हो गई थी। पहले से तो मैं भी काफ़ी बदल गया था, लेकिन वो मुझे पहचान चुकी थी और उसे शायद विश्वास नहीं था कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। उसने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। शायद मुझे महसूस कर रही थी। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि मैं सच में उसके सामने हूँ, वो तड़प कर मेरे चौड़े सीने से लग गई थी। कहने लगी, रुद्र जी, आप सच में मेरे सामने खड़े हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन आप बहुत गंदे हैं। आप मुझे छोड़कर चले गए थे, मेरी बिल्कुल भी खैर खबर नहीं ली थी। ये पूरे 10 साल मैंने आपकी याद में रो रो कर काटे हैं। मुझे उम्मीद थी आप जरूर मेरे पास आएंगे, अपनी गौरी के पास आएंगे। आप क्यों नहीं आए रुद्र जी? आप क्यों नहीं आए? ये कहते कहते गौरी मेरे सीने पर मुक्के मारने लगी थी। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने कहा, गौरी, अब आ गया हूँ ना, हमेशा के लिए। मेरी इस बात पर गौरी गुलाब की तरह खिल उठी थी और जब मैंने उसे बताया कि मेरी माँ मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आई हैं, तो उसकी आंखों के जुगनू चमकने लगे थे। मैं गौरी को अपनी दुल्हन बनाकर विदा कराकर अपने घर ले आया। आज गौरी मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बनी बैठी थी और जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो एकदम शर्माकर सिमट गई थी। मैं बेताबी से उसके करीब जाकर बैठ गया। उसके दूधिया हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उन पर अपने होंठ रखते हुए उसे अपने प्यार की पहली निशानी दी थी। उसका घूंघट हटा दिया और उसे मुँह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मैंने उसे चेहरे से थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए कहा, गौरी, उस दिन तुम बिना किसी हक के मेरे कमरे में मेरे बेड पर आकर लेटी थीं। उस रात भी मेरे दिल में जज्बात तूफान मार रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारकर मैंने अपना गुस्सा बाहर निकाला था। अगर उस रात तुम्हें थप्पड़ ना मारता, तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेता, तो उस रात बहुत कुछ गलत हो जाता। उस थप्पड़ के लिए मुझे माफ़ कर दो गौरी। लेकिन आज मेरे दिल में, मेरे कमरे में, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा स्वागत है। गौरी, तुम पूरे हक और मान के साथ मेरी बाहों से लिपट कर मेरे बेड पर सो सकती हो। ये कहकर मैंने अपनी बाहें खोल दी थीं और गौरी तड़प कर मेरी बाहों में समा गई। दिल में तड़पते मचलते जज्बातों को एकदम सुकून मिला था। कितनी ही देर तक मैं गौरी की संगत को आंखें बंद करके महसूस करता रहा और फिर धीरे धीरे मैं उसकी संगत में डूबता चला गया। मेरी मोहब्बत पाकर गौरी और भी ज़्यादा खिल उठी थी। शादी के 8 दिन बाद ही मुझे अपनी ड्यूटी पर वापस जाना था और उस दिन गौरी बहुत रोई थी। मैंने उसे खुद से लगाकर तसल्ली दी कि गौरी, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। पहले मैं 1 साल में घर वापस आया करता था, लेकिन अब हर तीसरे महीने छुट्टी लेकर घर आने लगा था, क्योंकि मुझे पता था मेरी गौरी मेरी जीवन संगनी पलकें बिछाए मेरी राह तक रही होगी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी थी गौरी और रुद्र के नाम। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।